आज हमारा शाहबाद आना हुआ है और यहाँ पर एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब जो इनकम टैक्स और जीएसटी के ताल्लुक़ से काम करते हैं, इनसे इसी ताल्लुक़ से जो है सवाल करना है। तो वकील साहब, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर कोई आम इंसान जिसे कुछ भी नहीं पता है जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, अगर वो जानना चाहता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, तो आप किस तरीके से उसको समझाएंगे? मेरा नाम मोहम्मद शोएब अनवर खान, एडवोकेट जीएसटी इनकम टैक्स। जैसे कि अभी मौलाना साहब ने जो सवाल किया कि एक आम आदमी इसको कैसे समझे कि जीएसटी या इनकम टैक्स क्या है। देखिए, जीएसटी है क्या कि जो भी चीज़ आप परचेस करके लेके आ रहे हैं उसके ऊपर एक तरह का आपको टैक्स देना हो रहा है। वो आपका 5% भी है, आपका 12% भी है और 18% भी है। जीएसटी आपका जो था वो 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। और ये जब लागू किया गया तो जीएसटी से जो पहले के जो टैक्सेस थे, लगभग 32 टाइप के जो टैक्सेस थे, वो सारे टैक्सेस को एक करके जो है एक आपका ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस बनाया गया। मीन्स का जो उद्देश्य जो ये रखा गया कि 1 नेशन 1 टैक्स, कि आप कहीं से भी कुछ भी करिए, अपना कारोबार करिए, अपना बिजनेस करिए, आपको एक जो है टैक्स आपको देना होगा। इससे पहले क्या था कि कई तरीके से टैक्सेस थे जो आपको पे करने पड़ते थे, तो उसमें बड़ा असुविधा का सामना करना पड़ता था। अब ये क्या है कि आपको एक टैक्स ही देना पड़ेगा इसको। और ऐसे समझ सकते हैं कि जीएसटी जो है बहुत ही सिंपल है। जो लोग भी अपना बिजनेस कर रहे हैं और बाहर से माल परचेस करके लेके आ रहे हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट या आउटर स्टेट से, तो वो अपना पक्के बिल पे ही माल लेके आएंगे। पक्के बिल का मतलब ये है कि वही जीएसटी के ऊपर अपना माल लेके आ रहे हैं। और इनकम टैक्स जो है ये अलग सिनेरियोस है। इनकम टैक्स जो आपकी टोटल इनकम के ऊपर, कि आप कितना जो है साल का आपका टर्नओवर हो रहा है, कितना मतलब लेन देन आपने किया है, फिर उसमें प्रॉफिट कितना किया है, उस प्रॉफिट के ऊपर एक टैक्स जो है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। हमारे हिसाब से जो ये टैक्स लगाया गया है, तो इनकम टैक्स हो या जीएसटी टैक्स हो, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर सही तरीके से अगर व्यापारी या सही तरीके से उसको बिजनेसमैन अगर यूज़ कर रहा है तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो उसको मिल जा रही हैं जो है इसके तहत। दूसरा ये है कि आप गवर्नमेंट की नज़र में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नागरिक हो जाते हैं कि आप अपना जीएसटी समय पे जमा कर रहे हैं और अपना इनकम टैक्स समय पे दे रहे हैं। दूसरा ये है कि आप जो टैक्स पे करते हैं तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो हमारे टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं उससे बहुत सी जो मतलब खर्चे कह सकते हैं वो हम लोगों के टैक्स से गवर्नमेंट को पूरे होते हैं, जो हम लोगों के उद्देश्य के लिए बहुत मतलब ज़रूरी हैं। तो वो गवर्नमेंट को एक फ़ायदा होता है। हालांकि जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है वो सारी चीज़ें फिर हम लोगों के ऊपर ही वापस लौट के आके खर्च होती हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती हैं वो हम लोगों के ऊपर ही खर्च होती हैं। तो ये चीज़ था कि जीएसटी और जो आपका इनकम टैक्स है वो इसको जो है इंसान समझ सकता है। अच्छा वकील साहब, एक सवाल हमारा ये है और आम तौर से लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि हमने जीएसटी अदा की, लेकिन जब बजट पेश किया जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा रुपया जो है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद, अगर 90-95% लोग कहा जाए, कि इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि जब बजट पेश किया जाता है तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। इसके ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है कि किस तरीके से एक आम इंसान भी जो है बजट को समझ सके, या हमारा जो हम जीएसटी दे रहे हैं, एक बिस्कुट भी आप खाइए, आप नमकीन का पैकेट भी लीजिए, उस पर भी जीएसटी लगी हुई है, तो हमारा जो रुपया खर्च हो रहा है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो माल है, जो हमने जीएसटी पे की है या इनकम टैक्स दिया है हमने, वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है? देखिए, जो हम लोग टैक्सेस देते हैं ना, जो जैसे पहले वाले सवाल में ही हमने कहा कि वो सारा पैसा मतलब वापिस हम लोग के ऊपर ही आके खर्च होता है। सबों के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, आपकी रोड के काम हैं, आपके और जो दीगर जो काम है, वो सब क्या होता है कि हमारे टैक्सेस से ही होते हैं। और जैसे कि आपने जो दोबारा जो जैसे आपने सवाल किया कि वो हम कैसे जाने कि वो हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल फंडा है। आप आरटीआई के ज़रिए जो है कोई भी डिपार्टमेंट से आप अपना मांग सकते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट हरदोई का इतना पैसा अगर मतलब हुआ है या हमने इतना टैक्स दिया, वो कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, तो वो चीज़ें हैं।
लेकिन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो आप टैक्स दे रहे हैं, जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो जीएसटी रूप में हो या इनकम टैक्स रूप में हो, वो गवर्नमेंट लेती तो ज़रूर है। दिखावा तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट फिर वापस वो हम लोगों के ऊपर ही खर्च करती है। बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे आपकी जो वुमेंस के लिए जो स्कीम चल रही हैं, या चाइल्ड के लिए जो चल रही हैं, एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो वो सारी क्या है, ये सब चीज़ें वहीं हैं कि वहीं पे हमारा पैसा जाके जो है वो खर्च होता है। तो और बाकी अगर स्पेशली अगर किसी विभाग से कोई चीज़ जाननी है तो उसका सिंपल सा तरीका ये, आप आरटीआई के ज़रिए एक जवाब मांग सकते हैं कि भाई इतना इतना कहाँ पे हुआ है। जैसे आपका सबको लेकर नगर पालिका है, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आपका नगर पालिका में इतना टैक्स मेरे हाउसिंग का जमा हुआ है, वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ है, तो आप सिंपल आप आरटीआई के ज़रिए वो चीज़ मांग सकते हैं। या इसी तरीके से दीगर जो आपके विभाग हैं उनसे भी आप मांग सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा वकील साहब, ये आईटीआर जो भरा जाता है, इसके आईटीआर का क्या मतलब तरीका है भरने का, इसके क्या रूल हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आईटीआर जो है वो है आपका इनकम टैक्स, जिसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं कि इनकम टैक्स जो है आपका साल में एक बार फाइल होता है, जिसकी डेट आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, और जो हमारा इसमें 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है नया साल, इससे लेके 31 जुलाई तक जो है आईटीआर की डेट रहती है। उसके बाद में फिर पेनाल्टी के साथ में और लेट उसमें मतलब होते रहते हैं, लगभग पूरी ईयर फाइल होते रहते हैं। तो आईटीआर का गवर्नमेंट ने जो एक आसान कह सकते हैं लफ्ज़ों में वो ये बताया है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी है आपकी, आपको गवर्नमेंट को ये चीज़ बताना कि आपने कितना टर्नओवर किया है और उसमें कितनी मुनाफा की है। मतलब पूरे साल का जो आपका बिजनेस हुआ है वो आपने कितना उसमें लेन देन किया है, कि वो 40 लाख हुआ है, 20 लाख हुआ है, या 1 CR हुआ है, या XY जितना भी हुआ है। फिर आपने उसमें प्रॉफिट कितनी की है, सारी चीज़ों के अपने उसमें बताना जी। जितनी अभी अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी अपना देना है, सब कुछ देना है, सारे अपने खर्चे भी बताना है। तो ये क्या होता है कि ये हमारी नज़र में एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो या जिस मतलब देश में रह रहे हैं हम, तो हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपनी एक चीज़ जो है गवर्नमेंट को बताएं, उस गवर्नमेंट के रूल्स को उसको फॉलो करें। ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। अब हो क्या रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, जैसे कि अपनी इनकम को छिपा ले रहे हैं, या अपनी इनकम ज़्यादा हो रही है उसको कम बता रहे हैं, फिर बाद में क्या होती है उनके ऊपर दिक्कतें आती हैं। अब क्या हुआ, अब सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड सारे अकाउंट से लिंक हैं। अगर आप कुछ भी छिपाना भी चाह रहे हैं तो तब भी नज़र पड़ जाएगी, फिर आपके ऊपर नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस आएगा, रेड भी पड़ सकती है इनकम टैक्स से। तो बेहतर ये है कि आप 1 रुपये को बचाने की वजह से अपने आप को टेंशन में ना लिया जाए। मेरी रिक्वेस्ट भी है आपके इस मतलब वीडियो के माध्यम से कि एक्चुअल में जितना टैक्स बन रहा है, किसी अच्छे लॉयर से या सीए से आप उसको निकलवाइए, जितना टैक्स बना आप उसको पे करिए, और पे करके आप एक अच्छे सब नागरिक की आप उस कैटेगरी में आइए। वो पैसा आपका बहुत ही गरीबों के लिए, जो गवर्नमेंट उसको अपनी स्कीम्स चला रही है उसमें यूज़ होगा, तो आपके देश को फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा टैक्स जमा होगा उतना ज़्यादा हमारा देश जो है तरक्की करेगा। तो ये चीज़ थी। अच्छा, जीएसटी के ताल्लुक से एक बात, जो विपक्षी दल है वो ये कहता है कि गब्बर सिंह टैक्स, और आप इतनी तारीफ़ें कर रहे थे अभी जीएसटी की और इनकम टैक्स की, तो क्या फ़र्क है? मतलब हमें गलत बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, या जो हुकूमत बता रही है वो ठीक है? देखिए, ऐसा है, जो हमारा अभी तक का एनालिसिस है, जब जो गवर्नमेंट सत्ता में रही है उसने जितने भी अच्छे काम किए हों, और जो गवर्नमेंट सत्ता में नहीं रही है, जो विपक्ष में रही है, तो उसने, विपक्ष वाले ने हमेशा सत्ता पक्ष में है तो कुछ ना कुछ उसको पता ही है, कितनी अच्छी स्कीम्स निकाली हो या कुछ भी किया हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी सत्ता दल, हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा काम कर रहा है तो कुछ उसमें कमियां भी होती हैं। ये कह सकते हैं कि जीएसटी लागू हुई, अगर ये बहुत अच्छी है तो उसमें कुछ कमियां भी हैं।
जिसको गवर्नमेंट बराबर सुधार रही है और सुधारने का काम कर रही है। काफ़ी सारे अमेंडमेंट कर चुकी है जीएसटी में जब से ये लागू हुआ है। अब एकदम से ये कह देना कि गब्बर सिंह टैक्स है, तो ये तो मतलब मेरी नहीं समझ में आती है बात, क्योंकि इससे क्या हुआ कि बहुत से लोगों को रोज़गार मिला है। अभी आप देखिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे लॉयर जो हैं वो जीएसटी इनकम टैक्स की ही प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है पूरा। बहुत सारे अकाउंटेंट जो हमारे नई नई उम्र के बच्चे हैं वो अकाउंटेंट अपने ऑफिस खोले हुए हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इसी तरीके से व्यापारियों को भी बहुत सुविधा हुई है। पहले कई तरीके से टैक्सेस थे, अब वो सब एक टैक्स उन्हें किया गया है। हाँ, ये मान सकते हैं कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है। जब जब उसने कोई भी नई चीज़ बनाई है तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें हुई हैं। ये अब हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें कुछ कमियां हुई होंगी, और वो कमियां ये हैं कि मतलब कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको देख रही है, उसके ऊपर एनालिसिस कर रही है और भविष्य में उसको सुधारा भी जा रहा है, सुधारने के काम भी किए जा रहे हैं। तो जीएसटी जिस नज़रिए से देखी जाए, तो आप जिस मतलब जैसे जैसे उसको देखा जाएगा तो उस तरीके से ये होगा कि कुछ को अच्छी भी लगेगी, कुछ को ख़राब भी लगेगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि गवर्नमेंट ने जब उसको लागू किया है, हम उसकी हुकूमत में रह रहे हैं, तो उसको मानना तो है। ठेले लगाने वाले हैं, दुकानदार हैं, छोटे परचूनी की दुकानें जिनकी होती हैं, तो सुनने में ये आ रहा है और एक सर्वे के मुताबिक ये भी कहता है कि जब से ये जीएसटी आई है नई वाली 2017 के बाद से, इस तरीके की जो छोटी दुकानें थीं ये बंद हो गई। और उसके अलावा एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे साथ में कि ये जो परचून की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें जिनमें 50,000 रुपये का माल भरा हुआ है, 70,000, 40,000, 30,000, क्या इनके ऊपर भी जीएसटी लागू होती है? जैसे पहला जो आपने किया कि जीएसटी आने के बाद जो छोटी छोटी शॉप थी जो रेवड़ी लगाते थे, मतलब ठेले टाइप की दुकानें, तो हमारी नॉलेज में तो ऐसा नहीं आया कि वो दुकानें बंद हुई हों, बराबर लग रही हैं। हाँ, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बंद नहीं हुई हैं, वो मतलब चालू हैं। और जो हाँ, जो दूसरा आपने जो सवाल किया कि हाँ, जो छोटे छोटे जैसे 40,000 का माल है या 50, तो देखिए जीएसटी में एक रूल्स है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख तक हो रहा है पर ईयर, टर्नओवर, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेन देन, मतलब पैसा आया अगर है आपके पास में, तो अब हम लोग इसको देखो टर्नओवर। हम एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ अकाउंट की लैंग्वेज में, पैसा केवल आया वाला गिना जाता है, गया वाला नहीं। मतलब ये पैसा गिनिए, पैसा आया गया डबल नहीं गिनेंगे आप। अगर वो आपका टर्नओवर अगर आपका 40 लाख तक हो रहा है तो जीएसटी आपको लेने की है ज़रूरत। अब इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपका 40 लाख का नहीं है, लेकिन आप एक छोटी किराने की शॉप खोले हुए हैं, 40-50 हज़ार अगर उसमें माल भरा हुआ, तो उससे मतलब नहीं है कि आप जीएसटी लेना या नहीं। अब यहाँ पे ये बात समझिए कि जैसे कि आप कोई दुकानदार है, हम उसके पास गए, हमने बोला कि हमें 2,000 रुपये का माल दीजिए, लेकिन पक्का बिल दीजिए जीएसटी के ऊपर। अब वो करा कि मेरी जीएसटी नहीं है, तो अब वो जीएसटी का माल बिल नहीं बना के दे पाए, वो छोटा दुकानदार है, तो हम कभी कभी क्या होगा कि हम उससे माल नहीं लेंगे। क्योंकि क्यों नहीं लेंगे? कि हो सकता है कि वो हमें किसी अपने डिपार्टमेंट में लगाना हो। तो इसी तरीके से ये है कि अगर छोटी दुकानें हैं और वो अपना माल गवर्नमेंट मतलब सरकारी संस्थानों में दे रही हैं, जैसे कि वो थाने में दे रही हों या किसी और सरकारी संस्थाओं में दे रही, तो उन लोगों को पक्के बिल की ज़रूरत पड़ती है। जब उनको पक्के बिल की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको फिर जीएसटी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर जीएसटी नहीं लेंगे तो उनकी फिर बिक्री नहीं होगी, क्योंकि पर्सन उन्हीं से माल लेगा जिनके पास में जो पक्का बिल देने मतलब दे सकेंगे, जिनकी जीएसटी बनी होगी। दूसरा इसमें एक ये है कि अब दुकान माना कि छोटी है, लेकिन अगर आप माल जो है आउटर स्टेट से लेके आ रहे हैं या आउटर डिस्ट्रिक्ट से लेके आ रहे हैं, मतलब कुछ मतलब काफ़ी दूरी से लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप काफ़ी सारा माल लेके आ रहे हैं, एक एक गाड़ी लेके आते हैं एक एक बार में, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये तो हो जाता है, पूरा गाड़ी भर का हो जाता है सामान उसमें। या सबको लेके 1 लाख का आप साल में एक बार माल लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कई जगहों पे क्या होगा को जीएसटी के जो सचल दल वाले होते हैं, सचल दल एक जो दस्ता होता है जीएसटी में जो मतलब चेकिंग करता है, वो चेकिंग की जाएगी। जीएसटी आपके पास नहीं होगी तो उसमें दिक्कत होगा।
या माना कि आप अगर बिल अपने आधार कार्ड को बनवा के लेकर आ रहे हैं, अभी ये भी सुविधा दी हुई है कि अगर जीएसटी आपके पास नहीं है तो आप जिस पार्टी से माल लेके आ रहे हैं तो अपने आधार कार्ड को बिल बनवा के ले आइए। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप गवर्नमेंट को टैक्स तो दे के आ रहे हो उस पार्टी को, लेकिन वो टैक्स आपको वापस रिवर्स नहीं मिलेगा। रिवर्स नहीं मिलेगा तो उसमें लॉस आपका ही होगा, इसमें लॉस आपका ही होगा। तो जब आप टैक्स दे ही रहे हैं, पक्का बिल बनवा ही रहे हैं, लेकिन अपने आधार कार्ड को बनवा रहे हैं, जीएसटी नहीं है, तो बेहतर ये कि जीएसटी बनवा ली जाए। जिसमें जो समाधान योजना होता है, तिमाही जो जीएसटी फाइलिंग की जाती है उसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है। अमूमन जो फाइलिंग फ़ीस होती है वो 500 रुपये तिमाही होती है, जो हम लोग यहाँ पे चार्जेस करते हैं। बाकी तो अदर का हमें नहीं पता है, जो हमारा यहाँ पे रहता है, मतलब जो अपना ये डिस्ट्रिक्ट है। और तो बेहतर ये कि उसमें जीएसटी बनवा ली जाए। तो इसमें दो बातें निकल के आई कि अगर आप किसी सरकारी संस्थानों को दे रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपसे पक्का बिल मांग रहे हैं, तो अपनी जीएसटी मंगवा लीजिए, क्योंकि अपना कारोबार क्यों आप मतलब नहीं बेचेंगे माल, तो आपका कारोबार सस्ता होगा। और या आप आउटर स्टेट वगैरह से अगर माल लेके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कहीं पे माल पकड़ा जाएगा, आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, या ट्रांसपोर्ट वाले विदाउट आपका माल नहीं, विदाउट बिल आपका माल नहीं ले जा रहे हैं, तो उसमें आप जीएसटी अपने आप बनवा लीजिए। ये दो चीज़ें जो हैं सिंपल हैं। अच्छा, जैसे कि इस वक्त जो नौजवान तबका ला कर रहा है, और ला करने के बाद में कुछ लोग क्रिमिनल में चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जाकर के, और जो डिपार्टमेंट हैं, शादी है, तलाक है, तो अगर कोई बंदा जो कर रहा है ला और वो आपके डिपार्टमेंट में आना चाहता है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी वाले में, तो इसमें इसका क्या फ्यूचर है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, जो भी बच्चे लॉ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम तो अपने नज़रिए से ये सोचते हैं कि आप डिग्री कोई भी करें, आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन लॉ भी करना चाहिए। अगर किसी रीज़न से आप लॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो कम से कम कानून की किताबें हैं उसको पढ़िए। जैसे दीगर जो बुक्स पढ़ी जाती हैं, जो घरों का माहौल होते हैं कि बहुत सी किताबें, बहुत सी बुक्स घर पे रखी जाती हैं, तो उसे तो कानून की भी रखिए। और अगर टाइम हो आपके पास में, 3 ईयर का कोर्स होता है, तो लॉ भी कर लिया जाए। लॉ करने से क्या होगा कि आपका एक माइंड एक अलग तरीके से डेवलप होता है, संविधान क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होती हैं। अब जो बच्चे हमारे कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम जीएसटी इनकम टैक्स में आए, तो इसमें क्या होता है, फाइनल ईयर में सब्जेक्ट चेंजेस का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप जो है टैक्स सब्जेक्ट ले लें, और उसके बाद में जब आपका फाइनल हो जाए तो आप किसी बड़ी लॉ फर्म में, जो लॉ फर्म में होती हैं जो इनकम टैक्स या सीए की जो बड़ी फर्म है, वहाँ पे आप कुछ टाइम इंटर्नशिप अपनी कर लें या जॉब कर लें, उससे नॉलेज आपको हो जाएगी और अपनी इसमें ये जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूचर की ऐसी बात है कि ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्यूचर भी है और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं भी है। वकालत एक ऐसा पेशा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी है, दोनों बातें हैं। तो आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं इसमें, जितनी आप ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत से वर्क कर रहे हैं, तो उतने ज़्यादा आप इसमें जो है कामयाब होंगे। वरना आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनकी बहुत अच्छी चलती प्रैक्टिस, और बहुत से बैठे उनकी बिल्कुल नहीं चलती है। तो किसी भी लाइन में जाइए, चाहे आप क्रिमिनल में जाइए, सिविल में जाइए, या फैमिली उसमें जाइए, मतलब कोर्ट में, तो या फैमिली मैटर्स के जो केसेस होते हैं, या साइबर उसमें जाइए, जिसमें भी आप अपने आप को एक महारत दिलाना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन फर्स्ट और लास्ट ये कि आप मेहनत करिए, उस फील्ड में आपको नॉलेज ज़बरदस्त होनी चाहिए। डेली स्टडी इसमें मांगता है। लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी सांस जब तक चलती है, जब तक ये स्टडी मांगता है। आप पढ़ कितना रहे हैं, अपने क्लाइंट को, उसके केसेस को हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा वकील साहब, हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती थी, और हम भी जब वकालत करने के लिए गए तो एक बात कही गई कि पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा आज मैं साहिब औलाद हो गया। ये जो सोच है मुसलमानों के अंदर कि वकालत करना, ला करना, वो ऐसे है जैसे कि इब्लीस से दोस्ती हो गई आपकी। इस सोच को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। और एक दूसरी चीज़, जब आप भारत की आज़ादी के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे तो उसमें आपको 2 लोगों का किरदार नज़र आएगा, एक उलमा इकराम का और एक लायर्स का, जिसमें बैरिस्टर जो हुए हैं,
चाहे गांधी हों, चाहे नेहरू जी हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों। तो इसके ताल्लुक़ से आप कुछ हमारे देखने वालों को बताइए कि जो लॉ के ताल्लुक़ से गलतफ़हमियाँ बताई गई हैं, लोगों ने गलत गलत शेर सुनाए, गलत गलत बातें की गई, तो इसके जो है थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है मौलाना साहब आपकी कि वो शेर जो है बहुत मशहूर है, फेमस है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा कि आज हम भी साहिब औलाद हो गए। देखिए इसमें है क्या, इसमें कुछ जो कह सकते हैं कि जो हम ही लोगों की गलती है, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन्हीं लोगों की कमी है कि कहीं कहीं पे ये चीज़ देखी गई है कि कोई क्लाइंट आया तो उसको माना कि उसका बहुत ही कोई छोटी बात थी जो केवल उसको मतलब एक एप्लीकेशन या एक साथ में जाके सुलझ सकती थी वो बात, लेकिन उसको इतना पेचीदा बना के उससे इतना पैसा लूटा गया कि उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। तो हमें लग रहा है ये कहीं ना कहीं से वहीं से ये बातें जो हैं ये बात निकल के आई हैं सामने कि किस तरीके से अधिवक्ता लोग जो हैं लूट रहे हैं, मतलब अपने मौकिल को, अपने क्लाइंट को, कि बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिल रही है, क्योंकि अब है क्या, अब एवरी पर्सन एजुकेटेड है, समझदार है, उसको एक एक चीज़ का रेट मालूम है। उसको ये मालूम है कि ये सामने वाले वकील साहब जो हैं ये हमें लूट रहे हैं, ये हमें ठग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसको मालूम है कि इस काम के केवल 500 रुपये लगते हैं, उसको ये मालूम कि इस काम के केवल 200 रुपये लगते हैं। तो अब वो चीज़ें नहीं रही कि उनसे झूठ बोल के, उनको डरा के, उनको बस करके उनसे पैसा लूटा जाए। तो ये चीज़ है, रहा होगा पहले का कि कुछ लोग होंगे जो मतलब आया मुवक्किल, उसको कायदे से उसको जो है मतलब पूरी फीस कंप्लीट नहीं बताई उसको कि आपके इस काम में इतने रुपए लगेंगे, या टाइमिंग उसको नहीं बताई कि इस काम में इतना टाइम लगेगा, और उसको उस टाइम समझा दिया कि नहीं इतने में आपका ये हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा। लेकिन आगे जाके फिर उसको जो है दबा के उसको लूट लिया गया, दबा के उसको किया गया। तो तभी से ये चीज़ें आई। और सेकंड क्या आपने किया था क्वेश्चन? भारत की आज़ादी में जो उलमा इकराम का किरदार रहा और बैरिस्टर लोगों का जो किरदार रहा है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से जो जंग लड़ी, कानूनी तौर से जो लड़ाई लड़ी है। देखिए ये बात भी सही है, जितना एजुकेटेड पर्सन होगा, जो हमने बोला ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज रखता होगा, जिसने पढ़ा होगा संविधान, जिसको अपने मौलिक अधिकार वगैरह पता होंगे, जिसको ये पता होगा कि मेरे क्या हकूक़ हैं यहाँ पे रहने की, तो जो पढ़े लिखे जो लोग होंगे उनकी क्या है सोच एक अलग डेवलप होगी। ठीक है, अब चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, किसी भी धर्म के, लेकिन जो पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड पर्सन होगा, और ख़ासकर जो लॉयर होगा, जिसने कानून की किताबों को पढ़ा होगा, तो वो हर एक समाज जिस टाइम पे बुराई फैलेगी, उस बुराई को रोकने के लिए वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका दिल ये नहीं मानेगा। अगर वो अपनी बस्ती में कहीं पे देखेगा कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, तो उसको वो रोकेगा, क्योंकि उसको इसी बात की शिक्षा दी गई 3 साल तक। उसको बताएगा कि आप कैसे दूसरों के लिए लड़ेंगे, कैसे अपने लिए लड़ेंगे। तो आज़ादी में भी यही रहा कि जितने पढ़े लिखे लोग थे, जितने एजुकेटेड लोग थे, खासकर हमारे वरिष्ठर लोग, जो अधिवक्ता मतलब जो वरिष्ठर वहाँ के जो बाहर के पढ़े हुए लोग, तो इन लोगों ने ये भूमिका निभाई। क्यों निभाई? उसकी 2 बातें थीं। एक तो ये लोग पढ़े लिखे थे, दूसरा ये था कि इनका माइंड डेवलप था, इनको पता था कि हमारे साथ में ये क्या हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारी जो मौलिक अधिकार उनको दबाया जा रहा है, हमें जीने की आज़ादी नहीं दी जाएगी। जब ये सोच इनके अंदर एक आई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाहा कि हमने अब हम आज़ाद होंगे, और वो इन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया। तो हमारी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को जो है, वकील साहब हम एक बात कहते हैं कि अगर आपके 3 बेटे हैं तो आप एक को आलिम बनाएं, एक को डॉक्टर बनाएं, एक को वकील बनाएं। हम असल में वकालत ना करने की वजह से हमारी जो सोच है, हम अपने मतलब हमारे जो फादर, हमारे जो पिताजी हैं, वो भी मतलब इसी वकालत की ही लाइन से हैं, और हम लोग 3 भाई हैं। तो अभी 2 तो छोटे हैं खैर हमसे, तो ये सोचा जा रहा है कि तीनों को मतलब हम 2 छोटे, उनको भी मतलब वकालत ही पढ़ाई जाएगी। अभी तो खैर उन्हीं ने 12 तो वो सब किए हुए हैं, दूसरे डिप्लोमास कर लिए, लेकिन लॉ उनको ज़रूर करवाया जाएगा। लेकिन वो भी होगा, और जो हमारे बच्चे होंगे
एक हों या दो भी हों, दो हों, तो वो कोई भी कोर्सेज करें, लेकिन हम लास्ट में या पहले उनको लॉ जरूर करवाएंगे, क्योंकि उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारा संविधान हमसे क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। उनको जागरूकता जो उनके अंदर जो आनी चाहिए, वो जागरूकता उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जब तक चीज़ें नहीं होंगी तो समाज, हमारा देश जो है, जो जिस ऊंचाइयों तक जाए वो चीज़ नहीं हो पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान पढ़ा लिखा होगा उसके अंदर उतनी ही समझदारी होगी। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ देखने में ये आती है कि लड़ाई हुई आपस में, फिर हमने क्या किया कि एक दलाल को बुला लिया, उससे हमने कहा कि हमारा मामला सुलझा दीजिए, फिर हम जो है तय करवा लेते हैं इतने रुपए में आपका जो है फाइनल हो जाएगा। अगर उसकी जगह पर अगर हमारे यहाँ जागरूकता होती तो हम फ़ौरन वकील को फ़ोन करते, और हम पे जो धाराएं लगाई जा रही हैं, हम पे जो केस लगाया जा रहा है, तो जो लायर होता उसे ये पता होता कि कौन सी धारा आप पे लगाई गई, तो आप फ़ौरन क्या करते कि उन वकील के ज़रिए से उन धाराओं को हटवाते, और आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, और आइंदा उन चार्जेस की बुनियाद पर और जो धाराएं लगाई जा सकती हैं, क्योंकि इंसान को तो पता ही नहीं धारा लगी है, जो मशहूर धाराएं वो याद हैं उसे, लेकिन और जो धारा हैं जिनमें उन्हें फंसा दिया जाता है, तो इसके बारे में आप इस जागरूक करिए हमारे देखने वालों को कि कोई भी मसला हो फ़ौरन लायर से मिलें। और जैसे कि हमारे यहाँ फैमिली डॉक्टर होता है, तो इसी तरीके से एक फैमिली लायर हो हमारा, ताकि वो हमारे तमाम मसाइल को देखे। कारोबार का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, और तमाम जो मसाइल ज़िंदगी के अंदर हमारे पेश आते हैं, तो इसके शायद ताल्लुक़ से जो आप थोड़ा बताइए। ये बहुत अच्छा और कीमती सवाल है। होता क्या है कि अक्सर छोटे मोटे झगड़े हुए और किसी न किसी ने किसी राजनीतिक पार्टी को बुला लिया, या किसी जो थाने में जो लोग बैठे रहते हैं, दलाल हर जगह पे रहते हैं, हमारे यहाँ पे भी, और मतलब दीगर जो थाने हैं वहाँ पे। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपने किसी दलाल को बुलाया तो आपकी सुलह नहीं होगी, वो और मामले को उलझा देगा, और जहाँ पे आपके रुपए 500 खर्च हो रहे हैं वहाँ पे खर्च होंगे 50,000। ये देखा हुआ है मेरा। जो चीज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधी मतलब सच्ची थी, वो क्या करते हैं उसको और इतना ज़्यादा जो है टिफिकल बना के जो है फिर उसमें पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करवा देते हैं कि उसको और परेशान करवाते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले तो ये अननेसेसरी जो झगड़े वगैरह हैं, मोहल्ले के हों या अपने पारिवारिक हों या अपने किसी चीज़ को, इनसे जितना बचा जाए उतना अच्छा तरीका है। जैसे मेरे उस्ताद थे, तो जो हमारे मतलब टीचर्स भी रहे, वो हम लोग कहा करते थे कि आपको एक झगड़ा आपको 10 साल पीछे कर सकता है। एक झगड़ा, आपकी एक लड़ाई जो है आपको 10 साल पीछे जो है कर सकती है। तो अननेसेसरी झगड़ों से बचें। और अगर बाय द वे कोई झगड़े हो भी जा रहे हैं तो उसके लिए कानून है। अलग तरीके से झगड़े होते हैं, अब यहाँ पे डिफिनेशन नहीं उसकी करेंगे, उसके लिए कानून है, आप थाने जाइए, उसको करिए। और जैसे कि कंपनीज़ में लीगल एडवाइज़र होते हैं, लीगल एडवोकेट होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कारोबार के लाइन में हैं, या अपने फैमिली, जैसे मौलाना साहब ने बोला कि जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, वैसे ही इस तरीके अपना एक लॉयर भी रखिए, जो लॉयर आपके ईमानदार हों, उनको भी रखिए कि जो आपकी छोटी मोटी चीज़ें उसको सुलझा सकें, जो आपके साथ में चल के जो आपको नेक राय दे सकें, आपको सही समझा सकें। अगर कोई बात हो रही थाने में तो आपको जाके वहाँ पे, कई बार ऐसा मसला हुआ कि लोगों की झगड़े बहुत बड़े बड़े हो गए। वो किसी मेरे साथ में भी ऐसा कई बार हुआ कि लोग झगड़े कई बड़े हो गए, उन्हें किसी दलाल को बुला लिया, हमारे दलाल उनसे वो 40-50 हज़ार रुपये डिमांड करने लगा। बाद उन्होंने हमें बोला, या वकील साहब ये मैटर होगा, तो हम जाके थाने में उनकी सुलह ही करवा दी, उनको भी समझा दिया, उनको भी समझा दिया, दोनों मतलब पार्टी बोल दिया है। क्योंकि पुलिस भी क्या है, देखिए पुलिस भी चाहती है कि आप झगड़ा ना करो, क्योंकि पुलिस का भी काम है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेनेंस रहे, मेंटेनेंस उनका ये वर्क है। लेकिन आप किसी दलाल चक्कर में पड़ोगे, वो आपसे लेगा जो है 50,000, 45,000 अपनी जेब में रखेगा, मान लो 5,000 खर्च गए। तो ये सब चीज़ें बेकार की हैं। इसमें जो है बेहतर यही कि झगड़े से बचें। और बाय द वे झगड़ा अगर होता भी तो किसी नेक इंसान से, किसी नेक अच्छे लॉयर से संपर्क कर लें, या खुद जाके बात कर लें। अगर आप कानून के जागरूक होंगे, कानून किताबें पढ़ी होंगी, तो आपको लॉयर की भी ज़रूरत नहीं है, खुद अपना केस आप कर सकते हैं हैंडल। वही लॉयर की ज़रूरत तो आपको तब पड़ती है जब आप खुद अपने आप को आप जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते दूसरों के सामने।
अगर आप खुद प्रेजेंट करना जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो खुद अपनी बात करिए और जो भी चीज़ है उसको समझाइए। फिलहाल एक लास्ट में रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो मुकदमेबाजी है इनसे जितना ज़्यादा बचा जाए उतना बेहतर है। ज़्यादा मुकदमेबाजी जो है वो ठीक नहीं है। वो आपको 10 साल पीछे, जो हमारे उस्ताद हमें हमेशा उनकी बात याद थी कि वो एक झगड़ा आपको 10 साल पीछे आपको ले जाएगा, वही चीज़ है। अच्छा, जैसे हमारे बहुत से जानने वाले जो है मदरसा चला रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी इनकम टैक्स या जीएसटी लागू होती है? देखिए, जीएसटी तो नहीं है, लेकिन अगर मदरसे की एक बना होता है उसकी, हाँ, एक सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं, या उसकी एक सोसाइटी बनी होती है, तो उस हिसाब से अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसका आप इनकम टैक्स वगैरह फाइल करें, जीएसटी नहीं होती है। लेकिन अभी मदरसों को इतना नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इनकम होती हो मदरसों की, तो अमूमन सब चंदे से ही चलते हैं मदरसे, और कभी कभी चंदा भी अब इतना नहीं आता है कि सही से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, तो कभी दुकानदारों को उधारी है किसी। लेकिन अगर हाँ बड़ा मदरसा है, अच्छा है और अच्छी मतलब उसमें जो है पैसा आ रहा है, या फॉरेन से कहीं से पैसा उसकी इमदाद ली जा रही है, या लोकल से ज़्यादा आ रहा है पैसा, अगर उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है कि जिसमें आप इनकम टैक्स अपना फाइल करें, ज़्यादा आपका हो रहा है, तो इनकम टैक्स फाइल करिए, गवर्नमेंट को दिखाइए। हालांकि वो उसमें टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आप एक गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई इतना मेरे पास में आया, इतना इतना हमने खर्च किया है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर कोई इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, जीएसटी नहीं कर रहा है, भर रहा है, उसके ऊपर क्या सज़ा है हुकूमत की तरफ से? अगर जीएसटी और इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है वो, और फिर भी वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा है, तो जब कभी भी पकड़ा जाएगा तो जितना टैक्स उसने चोरी किया वो सब उसको टैक्स देना पड़ेगा, और उसके जो बिजनेस ऑफ प्लेस है वो सब सीज किए जाएंगे। कुछ टाइम की जेल भी हो सकती है उसको। कि अब वो इसमें ये कैटेगरी देखी जाती है कि कितना उसने टैक्स चोरी, कितना बड़ा मतलब उसने घोटाला किया है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब एक क्राइम में ही आते हैं, घोटाले में ही आते हैं। अगर लंबा उसने किया होगा तो फिर उसमें दिक्कत होगी।